हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन पे। दोस्तों आज का लेक्चर जितने भी फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं जिनकी पिछले एक साल पहले थर्ड सेमेस्टर के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत के अंदर जो भी बच्चे ईआर थे, जो भी बच्चे फेल थे, जिन बच्चों की बैक आई थी, उन बच्चों के लिए आज का लेक्चर रहने वाला है। और इसके अंदर मैं आपसे बात करूंगा टॉप 16 क्वेश्चन की। हाँ, एक वीडियो के अंदर टॉप 16 क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करवा जा सकते, लेकिन कुछ 2-3 वीडियोस के अंदर मैं आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा। और ये मेरी गारंटी है कि इन क्वेश्चन से बाहर तो शायद ही आपका पेपर जाएगा, क्योंकि पिछले साल भी यही क्वेश्चन पूछे गए थे। बट आप लोगों ने मेरी बात मानी नहीं, किसी ने वीडियो को पूरा एंड तक वॉच नहीं किया, किसी ने मेरी बात तो वो सही से नहीं सुना, तो वो गलती हुई है। बट अब रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अब गलती मत कर लेना, अभी एक एक क्वेश्चन को लिख के प्रैक्टिस करना। पीडीएफ यहां पर खुली हुई है, आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर डाउनलोड कर लेना। पूरे पीडीएफ के अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो पूरे एग्जैक्ट सॉल्व करके दे रखे हैं पूरे। बट उससे पहले वीडियोस को देखना जरूरी है, बिना वीडियो देखे आपको पीडीएफ समझ में नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के साथ। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को ऑन कर देना और वीडियो को लाइक करके हर जगह शेयर करना मत भूलना मेरे प्यारे दोस्तों। आइए सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि आपकी ये कौन सी इकोनॉमिक्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट एज वेल थर्ड सेमेस्टर, पुरानी वाली थर्ड सेमेस्टर, नॉट अभी की, पुरानी वाली थर्ड सेमेस्टर के ही अकॉर्डिंग, उसी ओल्ड एजुकेशन, कोई ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही इसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये नहीं कि अभी एजुकेशन पॉलिसी चल रही है उसके हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, आइए चलिए बात कर लेता आगे इन चीजों के बारे में। आइए आइए तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके अंदर मैं आपको क्या प्रोवाइड करूंगा, ये भी ध्यान में सुन लो कि मैं इसके अंदर आपको टॉप 16 क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन दे रखा है, पूरा क्या दे रखा है, सॉल्यूशन दे रखा है इजी लैंग्वेज में। क्या इजी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज के अंदर सॉल्यूशन दिया हुआ है, जो आपने सटीक आपको वही वही लैंग्वेज पेपर में लिख के आनी है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और साफ साफ कह रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चन है इनके लिए आपको पे करने पड़ेंगे, ये आपको पीडीएफ फ्री में नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो रिक्वेस्ट इतनी है कि वीडियो को टिल द एंड वॉच करना है आप लोगों को, ताकि आपको पीडीएफ की कभी जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, पीडीएफ की आपको जरूरत ना पड़े तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को टिल द एंड वॉच करना। अगर आपने थोड़ा सा भी स्किप कर दिया वीडियो को तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पीडीएफ को जाकर जरूर डाउनलोड करना। ठीक है, क्योंकि मैं आपसे पे तो ले रहा हूं, लेकिन इसलिए क्योंकि मुझे पता है मैंने लास्ट ईयर भी यही किया था, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करे थे, बट किसी बच्चों ने कदर नहीं करी फ्री के चीजों की। दैट्स वाई मैं आपसे यहाँ पर पे कर रहा हूँ, पे करवा रहा हूँ, दैट्स वाई। समझ में आया बात मेरी बात। चलिए सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, इस वाले क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। बोला है कि किसी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए, अब आपको बता भैया हमारी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, हमारी क्या है, भारत, भारत है ये, क्या आपका इंडिया, प्यारा सा इंडिया हमने बना दिया। ठीक है, ये इंडियन इकोनॉमी हम पढ़ रहे हैं, हम इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इंडिया की बात होगी। अब इंडिया की राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम आप जिसे बोलते हो, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कौन से मेथड है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई नेशनल इनकम को आप कैलकुलेट तो करते हो, ठीक है, बट मेथड कौन कौन से हैं, दूसरा वो मेथड क्या क्या है ये बताओ, उसका मेथड फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है ये भी आपको क्वेश्चन बताना है। सब कुछ डिसाइड, सब कुछ डिस्कस किया मैंने पीडीएफ में। तीसरा क्वेश्चन में ये, दूसरी बात क्वेश्चन में ये बोली गई है कि ये सभी जो तीन मेथड है, तीनों मेथड क्या बोला है, तीनों मेथड सेम वैल्यू मतलब सेम आंसर क्यों देते हैं, इसका भी रीजन आपको बताना है। ठीक है, कि भाई आप यार आप एक बात बताओ, चाहे आप कोई सी प्रोडक्ट, आप कोई सी भी नेशनल इनकम मेथड को निकालने के मेथड को यूज कर रहे हो, अब वो सही आंसर तो देगी देगी, क्योंकि तीनों मेथड सेम रहने वाले हैं।
क्या रहने वाले, तीनों मेथड किसके ऊपर रहने वाले, नेशनल इनकम के ऊपर। तो नेशनल इनकम जरूरी नहीं है कि तीनों मेथड में अलग अलग हो, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत होगा। अगर अलग अलग आंसर आ रहा है तो बिल्कुल गलत है, एंड अगर तीनों ही मेथड से आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है तो यानी बिल्कुल सही है। आइए वो मेथड के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले कि भैया मेथड कौन कौन सी है। ठीक है, क्वेश्चन में यही बोला है, देखिए दोबारा पढ़ लेते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय को मापने के विभिन्न विधियां क्या है, ये सभी विधियां एक ही अनुमान क्यों देती है, कृपया करके बताइए। ये क्वेश्चन बोल दिया। अब सबसे पहले मैं आपको मेथड बता देता हूं कि कौन कौन से मेथड इसमें होते हैं। आपका फर्स्ट है प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड एंड दैट इज उत्पाद विधि, उत्पाद विधि। ठीक है, आइए सेकंड इज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मेथड, उपभोग विधि, उपभोग विधि। ठीक है, थर्ड है आपका इनकम मेथड, इनकम मेथड, आय विधि एंड दैट इज आय विधि। राइट, तो ये तीन विधि है, ये तीनों ही विधि, मैं क्या कह रहा हूं, ये जो तीनों ही विधि है वो सेम आंसर ही बताएगी, क्योंकि हम इनसे क्या कैलकुलेट करते हैं, हम इनसे कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम। राइट, हम इनसे कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम। तो तीनों ही मेथड बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर देते हैं। ये बात क्लियर हुई आपको यहाँ पर। आइए अब तीनों ही मेथड को थोड़ा डीपली समझ लेते हैं, डिटेल में समझ लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, पहले कुछ बच्चे ऐसे होंगे सर तो पीडीएफ में देख के बताते हैं, मैं पहले बता देता हूँ कि इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में एक एक वर्ड को पढ़ के बच्चों को समझाना ही जरूरी होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में एक ऐसी लैंग्वेज में वर्डिंग का मतलब तो कुछ और होता है, निकल कुछ और ना होता है, तो इसलिए पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट में तो आप कहानी बता के सुना सकते हो, ये इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री नहीं जिसमें कहानी बता रहे हो आप। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय को की तीन मुख्य विधियां है, उत्पाद, आय और व्यय। मैंने बता दिया, इन तरीकों को सकल घरेलू उत्पाद की गणना के तीन तरीकों के रूप में भी जाना जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यद्यपि वे वैचारिक रूप से भिन्न होंगे, अगर वो वैचारिक रूप से, वैचारिक मतलब उनके नाम से, उनकी मेथड विधि से अगर वो अलग है, मतलब उनके फॉर्मूले के थ्रू बेशक वो अलग है, लेकिन उनका आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है। ठीक है, आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोडक्शन मेथड के बारे में कि प्रोडक्शन मेथड क्या होता है। प्रोडक्शन मेथड कौन सा, प्रोडक्शन मेथड मतलब उत्पाद विधि, उत्पाद विधि। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसके अंदर बोला क्या गया है और इसका एक फॉर्मूला हम देख लेते हैं। आइए, बोला है उत्पाद दृष्टिकोण, यह विधि उत्पाद के प्रत्येक चरण में मूल्य वर्धित मूल्य को जोड़कर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करती है। मूल्य वर्धित एक फर्म की बिक्री और उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली मध्यवर्ती वस्तुएं और सेवाओं की लागत के बीच का जो अंतर निकलता है, भाई हमने जितनी भी कॉस्ट इसके अंदर लगाई है, ठीक है, क्या बोला दुकान, हमने जितनी भी इसके अंदर कॉस्ट लगाई है और प्लस जो भी हमारा माल लगा है, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है ना, वो हमारा उत्पाद विधि के अंदर कैलकुलेट किया जाता है, उसी को हम उत्पाद विधि में जोड़ते हैं। दूसरी बात, आइए सभी उद्योगों में जोड़े गए सभी मूल्य का योग सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब क्या है कि भाई जितने भी फर्म है, मैं क्या बात कर रहा हूं भाई, जितनी भी फर्म है, इन फर्मों ने जितना भी प्रोडक्शन किया है, क्या किया है, जितना भी प्रोडक्शन किया है, एंड इस प्रोडक्शन से जितना भी उन्हें मूल्य प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है, मूल्य प्राप्त हुआ है, वो मूल्य, सिर्फ ओनली वो मूल्य, मतलब क्या हुआ, दोबारा समझो कि भैया आपने प्रोडक्शन कर दिया, अब प्रोडक्शन करते टाइम आपकी कॉस्ट क्या आई, आपने कौन सा तो उसमें रॉ मटेरियल यूज किया, ये सब तो कैलकुलेट होगा ही होगा, बट आपने प्रोडक्शन कर दिया। अब प्रोडक्शन, जैसे मान लो मैं बात करता हूं कि प्रोडक्शन की आपकी टोटल कॉस्ट आई है
मान के चलो 100 रुपए, और आप उसको बेच रहे हो 200 रुपए में, 200 रुपए में प्रोडक्शन बेच रहे हो, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा ना, एंड दैट इज मूल्य वृद्धि, वो क्या कहलाएगी, मूल्य वृद्धि कहलाएगी, और यही आपका प्रोडक्शन में जोड़ा जाएगा। समझ में आई बात, यही आपका क्या होगा, प्रोडक्शन में जोड़ा जाएगा। जितना भी इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही आपका प्रोडक्शन विधि के अंदर, प्रोडक्शन मेथड के अंदर जोड़ा जाएगा, और इसी के सिर के थ्रू क्या होगी, नेशनल इनकम कैलकुलेट होगी। और इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई भी फॉर्मूला नहीं है इसका, और ये विधि ज्यादातर कभी पूछी ही नहीं गई है। 12th क्लास में भी, 11th क्लास में भी ये मेथड पूछा ही नहीं जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है आपका दूसरा, और वो क्या है, जरा सोच के बताइए कमेंट सेक्शन में। आइए, दूसरा मेथड है इनकम मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है ये, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड इनकम मेथड। अब मैं क्या कह रहा हूं, इनकम मेथड इंपॉर्टेंट मेथड है, ध्यान रखना। ज्यादातर अगर मैं आपको बताऊं ना, तो इसी मेथड के थ्रू आपकी राष्ट्रीय आय कैलकुलेट की जाती है ज्यादातर, मतलब 90% अगर मैं बोल कर चलूं ना, तो राष्ट्रीय आय इसी के थ्रू कैलकुलेट होती है। पूरी हमारी राष्ट्रीय आय 90% इनकम मेथड के ऊपर ही डिपेंड होती है। अब मैं अगर आपको इसके अंदर बताऊं, तो इनकम मेथड में होता क्या है भाई, हमारा इंडिया है, तो हमारे इंडिया के अंदर जितना भी काम होता है, जितना भी काम होता है जिससे लोगों को क्या मिलती है, इनकम मिलती है। ठीक है, जिससे लोगों को क्या मिलता है, वेजेस मिल रही है, दिहाड़ी मिल रही है। ठीक है, जिससे फर्म्स, जो उद्योग होती है, उनको क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, उनको सैलरी आ रही है, मजदूरों को मुनाफा मिल रहा है, क्या मिल रहा है, मुनाफा मिल रहा है। ये सारी की सारी चीजें कैलकुलेट की जाती है हमारी इनकम मेथड के अंदर, बिकॉज इसका नाम ही ये रखा है इनकम मेथड। आय विधि का मतलब होता है कि भैया हमारे देश के अंदर जो भी व्यक्ति, जो भी फर्म किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी चीज से, आर्थिक कार्य से जुड़ी होती है, प्लस वो वहां से क्या करती है, इनकम जनरेट करती है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और वही सारी इनकम कहां कैलकुलेट होती है, हमारी राष्ट्रीय आय के अंदर कैलकुलेट होती है। अब इसे थोड़ा सा थ्योरी के बेस में पढ़िए। आइए, बोला है आय दृष्टिकोण यानी आय विधि। यह विधि अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों और व्यवसाय, बोला ना मैंने, व्यक्तियों और व्यवसाय द्वारा, व्यक्ति और व्यवसाय द्वारा अर्जित सभी आय, मतलब जितनी भी टोटल इनकम है, सब आय को जोड़कर सकल घरेलू उत्पाद की गणना की जाती है। सकल घरेलू उत्पाद मींस जीडीपी की गणना, जीडीपी हमारी कैलकुलेट होती है, राइट, कैलकुलेट होती है जीडीपी। आगे बात समझ में आइए। एंड थर्ड एंड लास्ट मेथड है आपका क्या, एक्सपेंडिचर मेथड। बात कर लेते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में। इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे इसके, जो ये हमारा कैलकुलेट होता है ना पूरा, अगर मैं आपको बताऊं, ये जो क्या कहते हैं, सॉरी, एक्सपेंडिचर मेथड, जिसके अंदर जो टोटली डिपेंडेंट होता है नेट एक्सपोर्ट यानी शुद्ध निर्यात। नेट एक्सपोर्ट मींस शुद्ध निर्यात। अब शुद्ध निर्यात होता क्या है, पहले आपको एक एग्जांपल दूंगा न्यूमेरिकल, उसके बाद में आपको समझ में आएगा। आइए भैया, हमारा ना इंडिया है, मान के चलो, सॉरी मैं बोल देता हूं कि हमारे इंडिया से भैया कोई है ना, टाटा जी की कार, टाटा जी की कार है, वो कहां गई, चाइना गई। कहां गई भैया, चाइना गई। चाइना में क्या हुई, एक्सपोर्ट हुई। अब हमारे देश से जो माल बाहर जाता है, एंड दैट इज एक्सपोर्ट, राइट। और ये कितने डॉलर में गई है, मान के चलो $10,000 में गई है। ठीक है, अब चाइना से हमें कोई मशीनरी पसंद आई है, चाइना से कोई हमें मशीनरी पसंद आई है, और वो हमारे इंडिया के अंदर आई है मशीनरी, और उसे हम बोलेंगे इंपोर्ट। इंपोर्ट यानी आयात, आयात, माल आया, और ये आया है हमारा $8,000। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि भाई जो एक्सपेंडिचर मेथड होता है, ये टोटली डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, नेट
एक्सपोर्ट के ऊपर। किसके ऊपर? नेट एक्सपोर्ट मीन्स शुद्ध निर्यात। क्या? शुद्ध निर्यात के ऊपर। अब अगर मैं बात करूं कि भाई शुद्ध निर्यात मीन्स नेट एक्सपोर्ट निकालते कैसे, तो नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला होता है नेट एक्सपोर्ट। कैसे निकालते हैं? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एम। अब एक्सपोर्ट कितना है हमारा? $10,000। इंपोर्ट कितना है? $8,000। ठीक है, डिफरेंस कितना आया? $2,000 का। $2,000 का। अब जो ये डिफरेंस आया है ना, ये हमारे देश की इनकम हुई है। ये हमारे देश की इनकम हुई है कि भैया हमारे देश में इनकम हुई है, मतलब किसी बाहर का पैसा हमने आया है, यानी $10,000 में हमने बेची है और $8,000 में हमने खरीदी है, मतलब $2,000 का हमें मुनाफा हुआ है, तब वहां पर ये हमारा नेट एक्सपोर्ट कहलाएगा। समझ में आई? अब इसको थ्योरी में पढ़ते हैं। आइए, क्या बोला है? इनकम एक्सपेंडिचर मेथड। यह विधि अर्थव्यवस्था में किए गए सभी व्यय को जोड़कर, मैं क्या कह रहा हूं, सभी व्यय को जोड़कर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करती है। सकल कितने किए गए, क्या कह रहा हूं, कितने किए गए सभी व्यय, एक्सपेंसेस को जोड़कर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करती है, और इसका जो फॉर्मूला है वो नेट एक्सपोर्ट ही होता है। समझ में आई? खर्चा, व्यय, ये खर्चा हुआ हमारा 8,000 का, हुआ नहीं हुआ? हुआ। लेकिन यहां पर हमारी इनकम भी हुई है, इसको तो कंसीडर करेंगे, सिंपल सी बात है। व्यय तो हमारा 8,000 का हुआ है, लेकिन हमारी इनकम तो $10,000 की हुई है, तो 8,000 में से 10,000 जाते हैं तो $2,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है। सिंपल सी बात, नेट एक्सपोर्ट है हमारा, तो नेट एक्सपोर्ट कैसे जुड़ेगा? इसमें जुड़ जाएगा, ये मैंने आपको समझा दिया। आगे बात हुई थी। और हाँ सॉरी, मैंने यहाँ पर एक्सपेंडिचर मेथड में वहां पर उपभोग विधि लिख दिया था, उसको थोड़ा मिस कर देना, व्यय विधि है। मैं कभी कभी हो जाता है ऐसा, है ना। तो आइए आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, जो समझाना मैंने समझा दिया। ये थे 3 मेथड जो मुझे आपको समझाने थे, लेकिन मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय मापने की उत्पाद विधि का वर्णन करें, इसकी माप में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यह आपको बताना। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि भैया राष्ट्रीय नेशनल इनकम मापने की, जब नेशनल इनकम मापते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसको मापने की एक हमारी विधि है उत्पाद विधि, मींस प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड, इसको आपको डिफाइन करना है। कंप्लीट डिफाइन किया हुआ है। दूसरा अभी थोड़ी देर पहले बता दिया मैंने तीनों मेथड आपको। ठीक है, तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करेंगे, इसकी कठिनाइयों के बारे में, चैलेंजेस के बारे में। क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, कठिनाइयां लिख देता हूं यहाँ पर, कठिनाइयों के बारे में। कठिनाइयां, क्या क्या कठिनाइयां आपको उत्पन्न होती है यहाँ पर, इसको हम कंसीडर अब करके चलेंगे। आइए, हाँ, पहली कठिनाई क्या है? दोहरी गिनती। दोहरी गिनती, अरे आइए, दोहरी गिनती इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको बोलते हैं हम दोहरी गणना। यहां पर लिख लेना, दोहरी गणना। अब दोहरी गणना का मतलब क्या होता है, इसको पढ़ के समझेंगे, राइट। आइए, प्राथमिक चुनौतियों में से एक दोहरी गिनती मतलब गणना का जोखिम है। मध्यवर्ती वस्तुएं और सेवाओं का उपयोग उत्पादन के कई चरणों में होता है, बिल्कुल, और प्रत्येक चरण में उनके पूर्ण मूल्य को शामिल करने से कुल उत्पाद का अधिक अनुमान लगाया जा सकता है। लास्ट में यहां पर देखो क्या वर्ड बोला है कि और प्रत्येक चरण में उनके पूर्ण मूल्य को शामिल करने से कुल उत्पाद का क्या लगाया जाता है, अधिक अनुमान लगाया जा सकता है। यहां पर देखो दोहरी गणना में क्या मतलब होता है कि भैया जो भी हमने क्या किया है, जो भी हमने सेवाएं दी है और जो भी हमने मध्यवर्ती वस्तु इसमें लगाई है, जो भी हमारी मध्यवर्ती वस्तु है, उसके जो हम क्या करते हैं, उनका प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब प्रोडक्शन करते करते टाइम हमने बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिनकी हमें बार बार जरूरत पड़ती रहती है, जिनकी हमें बार बार जरूरत पड़ती रहती है। तो यहां पर यही चीज बोली गई है कि उन चीजों को हम क्या करते हैं, बार बार कंसीडर करते चले जाते हैं।
जितनी बार जरूरत पड़ी उतनी ही बार कंसिडर करते चले गए, बट ऐसा नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, उनको एक बार ही कंसिडर करा जाए। लाइक जैसे कच्चा माल आया, अब कच्चा माल हमने एक बार ही मंगा लिया, अब उसको हम बार बार थोड़ी ना कंसिडर करेंगे, उसको बार बार जोड़ते जा रहे हैं कि भाई इतना माल लगा तो इसमें कच्चा माल भी लग गया। नहीं, कच्चा माल एक बार आया, उसको हमने एक बार जोड़ दिया, दैट्स इट, उसके बाद में उसको नहीं जोड़ना है। इसमें यही बात बोली गई है। तो इससे क्या होता है कि उत्पादन को अधिक बढ़ जाता है, उत्पादन अधिक मतलब उसका मूल्य अधिक बढ़ जाता है। कि भैया मान के चलो दोहरी गणना से क्या हुआ, हमारा आना तो 100 था लेकिन आ गया हमारा 200, हमारा आना तो 100 था लेकिन आ गया हमारा 200, ये तो गड़बड़ होगी। फिर वो चेक करते हैं यार दोहरी गणना हुई है यहाँ पर, अच्छा यानी प्रोडक्ट्स की यानी सर्विसेज की जिनका भी प्रोडक्शन किया है उनकी क्या हुई है यहाँ पर दोहरी गणना हुई है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ आपको। आइए सेकंड है गैर बाजार गतिविधियों का उपचार। हाँ, सेकंड पॉइंट क्या है, गैर बाजार गतिविधियों का उपचार। आइए क्या बोला है, सभी आर्थिक गतिविधियां बाजार के माध्यम से संचालित होती है, नहीं होती है। बिल्कुल भाई, जरूरी नहीं है कि भाई आप आर्थिक क्रिया में जिनसे पैसा आता हो, हमें जितनी भी हमारी आर्थिक क्रिया होती है ये जरूरी नहीं है कि भाई मार्केट में ही हो, घर से भी हो सकती है, अड़ोस पड़ोस से भी हो सकती है। मीन्स पैसा बिजनेस घर से भी स्टार्ट कर सकते हो। आज के टाइम पे सब ऑनलाइन बिजनेस करना पसंद करते हैं, समझ में आई बात। तो जरूरी नहीं है मार्केट में जाके आप बिजनेस करो, आप घर से भी अपना बिजनेस कर सकते हो। यहाँ पर ये बात बोली है, मतलब आर्थिक क्रियाएं घर से भी संचालित करी जा सकती है। कुछ उत्पादन घरों और देखो आगे बात, घरों और औपचारिक क्षेत्रों में होता है। बिल्कुल, अगर जैसे मान लो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब मेरा प्रोडक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ मैं अपने कहाँ से दे रहा हूँ, अगर मैं आपको बताऊं मैं अपने घर से यहाँ पर सर्विस दे रहा हूँ। ना तो मैंने कोई ऑफिस खोला हुआ है, ना ही मेरा कोई स्टूडियो, मैंने अपने रूम को ही अपना स्टूडियो बना रखा, बढ़िया लाइटिंग वाइटिंग का सेटअप करके थोड़े से क्वालिटी बढ़ाने की कोशिश की है, इनहेंस क्वालिटी इनहेंस करने की मैंने कोशिश की है। सिंपल सी बात, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। वस्तु और सर्विस बात एक है, प्रोडक्शन में आती है ना, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। वहां पर क्या हो रहा है कि मैं अपने घर से भी प्रोवाइड कर सकता हूं आपको, ये बात यहाँ पर बोली गई है। और इन गैर बाजार गतिविधियों के मूल्य को सटीक रूप से मापना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अब भाई देखो क्या होता है कि यहाँ पर मैं घर से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है यार मेरा एक छोटा सा रूम है, उसमें मैंने लाइटें लगा रखी है और आपको पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ आपका मेरा क्या हो रहा है, सिर्फ ऑनलाइन इंटरेक्टिव हो रहा, बट यहाँ पर यही बात बोली गई है कि बाजार से वंचित रह जाते हैं, बाजार के मूल्य से वंचित रह जाते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, बाजार के मूल्य से वंचित रह जाते हैं। कैसे, अब भाई मेरे जैसे ना बहुत से यूट्यूबर्स हैं, बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जो ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्या पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं, उनके अच्छे अच्छे ऑफिस भी है, ठीक है, उनके अच्छे अच्छे अपने ऑफिस है, मतलब वो मार्केट में बच्चों से और ज्यादा कनेक्ट हो पा रहे हैं, बच्चों से और ज्यादा कनेक्ट हो पा रहे हैं, जुड़ पा रहे हैं, उनका सपोर्ट ले रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं मिल पा रहा है, तो मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। एक लाइक और कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर बोली गई है कि भाई गैर बाजार गतिविधियों से हम क्या रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं उत्पादन में। क्योंकि भाई होता है अगर कोई प्रोडक्शन क्या हो रहा है, घर से हो रहा है, कोई कहां से हो रहा है, कोई कहां से हो रहा है, बट कुछ ऐसे हो रहे हैं जो मार्केट में नहीं जा पा रहे। तो मार्केट में क्या वैल्यू मिल रही है और घर से क्या वैल्यू आप दे रहे हो, तो इसमें कठिनाई आती है। आइए गुणवत्ता में परिवर्तन और नए उत्पाद। तीसरा पॉइंट क्या है, गुणवत्ता मींस क्वालिटी, आप यहां पर ले सकते हो क्या, गुणवत्ता में परिवर्तन और उत्पाद। यहां पर क्या बात बोली गई, इसको समझो कि उत्पादन पद्धति माल की गुणवत्ता में सुधार और नए उत्पादों की शुरुआत को पूरी तरह से शामिल नहीं कर सकती है। बिल्कुल, जो हम उत्पादन करते हैं भाई उसमें जरूरी नहीं है कि हम अच्छा से अच्छा माल ही बना पाए, हमें टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ेगी, हमें और ज्यादा कस्टमर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर कस्टमर्स हमारे पास में आएंगे, हमारे पास में इनकम होगी, अब जैसे जैसे हमारा प्रॉफिट होगा तो हम और टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे यहाँ पर आपके लिए प्रोडक्शन करने के लिए। सिंपल सी बात है ना, शामिल नहीं हो सकती है। पारंपरिक उत्पादन विधियां समय के साथ
उत्पाद विशेषता में बदलाव के लिए पर्याप्त रूप से जिम्मेदार नहीं हो सकती। अब ये उत्पादन है तो कैसे भी हो सकता है, हम कैसे भी उत्पादन कर सकते हैं, चाहे पुरानी टेक्निकों को यूज करें चाहे नई टेक्निकों को यूज करें, कैसे भी कर सकते हैं उत्पादन। समझ में आई बात। आगे देखिए आयातीय वस्तुओं का उपचार, चौथा पॉइंट डायरेक्ट बता देता हूं, आयाती वस्तुओं का उपचार। उत्पादन पद्धति केवल घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर जोड़े गए मूल्य पर विचार करती है। बिल्कुल, अभी मैंने आपको नेट एक्सपोर्ट का जो कंसेप्ट बताया, मतलब आयात तो हमारा 8,000 गया था, वही कंसिडर हुआ हमारी व्यय विधि में, एक्सपेंडिचर में वही कंसिडर करा गया, लेकिन हमारा 10,000 का जो उधर माल गया था उसमें से 2,000 का हमारा प्रॉफिट आया, तो वो भी हमारा उसमें जुड़ा था। यहाँ पर यही बात बोली गई कि उत्पादन पद्धति केवल घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर जोड़े गए मूल्य पर विचार करती है। बिल्कुल, उनके उसी मूल्य पर विचार कर देती है। आयाती वस्तुओं और सेवाओं को सीधे उत्पाद विधि में शामिल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, उन्हें भाई हम उत्पाद विधि में क्यों शामिल करेंगे? जो हमने आपको बताया था टाटा की कार का जो चाइना में 10,000 का डॉलर में गया, वो और चाइना से जो 8,000 डॉलर की मशीनरी आई, इसको हम प्रोडक्शन मेथड में क्यों कंसीडर करेंगे? ये तो हमारा खर्चा है और ये हमारा प्रॉफिट है, इन दोनों का डिफरेंस हमारा प्रॉफिट है, ये तो हमारा खर्चा है। तो ये क्या कहां कैलकुलेट होगी? आय विधि में तो यही तो बात हुई, जो इंपोर्ट है वो हमारी उत्पाद विधि में कंसीडर नहीं करा जाता। यही बात यहाँ पर बोली गई है कि उनमें परिवर्तन आ जाता है। सिंपल सी बात है। आइए, आपको भी ना कंफ्यूजन लग रही होगी, बट आप जब पीडीएफ को डाउनलोड करोगे तब आप इनको पढ़ोगे ना तो और भी ज्यादा मजा आएगा। आइए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जरूर जाता है। ठीक है, पूछा जरूर जाता है। थर्ड क्वेश्चन इज आपका मल्टीप्लायर। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? गुणक। हर बार पूछ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन ये ऐसा है कि पूछा जाना तो जाना ही है। गुणक, मल्टीप्लायर के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। आइए, क्या बोला है? निवेश गुणक क्या है? क्वेश्चन पढ़िए, निवेश गुणक क्या है? मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर की प्रक्रिया में विभिन्न लीकेजेस का उल्लेख करें। भाई, इसकी जो प्रक्रिया है उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है उनको आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहले जो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगता है वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर इज K इक्वल्स टू 1/MPC, मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति इसको बोला जाता है। और ये आपको पेपर में लिखना जरूरी है अगर आपका गुणक का क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, अब इसको धीरे धीरे पढ़ते आइए। निवेश गुणक समष्टि अर्थशास्त्र में एक अवधारणा है जो समग्र आर्थिक गतिविधियों पर निवेश में परिवर्तन के बढ़े हुए प्रभाव का वर्णन करती है। गुणक प्रभाव इसलिए होता है क्योंकि निवेश में प्रारंभिक परिवर्तन से आय और व्यय के बाद में परिवर्तन होता है। ठीक है, जो बदले में बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधि के अगले दौर को जन्म देता है। यस, और मैंने सूत्र आपको लिखवा दिया। आगे बात करते हैं। यहां सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी अतिरिक्त आय के अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है। जो एमपीसी है हमारा, एमपीसी है वो हमारे क्या क्या दिखाता है? एक्स्ट्रा इनकम। क्या दिखाता है? एक्स्ट्रा इनकम को दिखाता है। ध्यान रखना, एमपीसी एक्स्ट्रा इनकम को यहां पर कंसीडर करा जाता है। आइए, हाँ, जिससे व्यक्ति और परिवार बचत के बजाय खर्च करना चुनते हैं। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, यहां पर मेरी बात को समझने की कोशिश करें ना कि भैया आपको पता है कि भैया आपकी इनकम, और अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं कि भैया आपकी इनकम है मान के चलो 10, ठीक है, खर्चा करोगे क्या? खर्चा करोगे, सोचोगे यार 5 का खर्चा कर लेते हैं, या फिर सोचोगे कि यार क्या खर्चा करें इस महीने, तो वहां पर क्या करोगे आप? या तो पूरे का पूरा खर्चा कर दोगे या खर्चे में से कुछ बचाओगे। सिंपल सी बात हुई। तो वहां पर क्यों बचा रहे हो? क्योंकि आपके पास में एक्स्ट्रा इनकम हो रही है। पहली बात तो ये क्या हो रही है, आपके पास में एक्स्ट्रा इनकम हो रही है। अब इसको थोड़ा सा और डीप समझेंगे, अभी रुक जाओ, यही एग्जाम्पल अभी दोबारा बताऊंगा ग्राफ की सहायता से। आइए, बचाए खर्च करना चुनते हैं। गुणक केनियस उपभोग फंक्शन से लिया गया है और मान्यता की
मान्यता यह है कि निवेश में बदलाव से उपभोग में अनुपातिक परिवर्तन होगा। यस, अनुपातिक परिवर्तन होगा। कैसे? ग्राफ की सहायता समझेंगे, डट जाओ। परिणाम स्वरूप समग्र आय में कई गुना परिवर्तन आएगा। आइए मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। यहाँ पर अगर मैं आपको समझाऊं कंजप्शन फंक्शन, ये मैं आपको समझाना चाहता था। कंजप्शन में यहाँ पर समझ लेंगे। अगर मैं आपको समझाऊं कि भैया आपकी, अगर एक बात यहाँ पर मान के चलो कि भाई आपकी इनकम 0, तब भी आप 80 रुपये यहाँ पर खर्च कर रहे हैं, कर्जा लेकर कुछ भी करके, है ना, बात चले। अगर बोले आपकी इनकम बढ़ी, खर्चा और बढ़ गया, 140 कर रहे हो कंजप्शन, ठीक है। फिर इनकम बढ़ी 200 हो गई, फिर एक जगह आएगा कि आपकी इनकम और आपकी खर्चा ये क्या होगा, बराबर हो जाएगा। उस जगह आप क्या हो जाओगे, एक आपका संतुलन बढ़ जाएगा। लेकिन और इनकम बढ़ गई 300 रुपए, तब आप वहां पर क्या करोगे, 160 रुपए की क्या करोगे, ओ सॉरी 260 रुपए का कंजप्शन करोगे और 40 रुपए निवेश करोगे। तो भैया जो आय में परिवर्तन आ रहा है और जिसके कारण उपभोग में परिवर्तन आता है, और उसी से क्या बनता है, आपकी इन्वेस्टमेंट बन रही है। यही एमपीसी का कहने का यहाँ पर टोटली मतलब होता है। ठीक है, अब एमपीसी के इनकी और चीजों के बारे में पढ़ लेते हैं। आइए किसके गुणक के बारे में, आइए कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। आइए, गुणक की प्रक्रिया में विभिन्न रिसाव, मतलब विभिन्न चरण क्या हो सकते हैं, विभिन्न रिसाव क्या हो सकते हैं। पहला है बचत। बचत कैसे समझते हैं, यदि परिवार अपनी अतिरिक्त आय का एक हिस्सा खर्च करने के बजाय बचाते हैं तो यह गुणक प्रक्रिया से रिसाव है, गुणक प्रक्रिया से अलग हो जाएगा, रिसाव है का प्रतिनिधित्व करता है। बचत दर जितनी अधिक होगी गुणक प्रभाव उतना ही कम होगा, मतलब हमारा एमपीसी, हमारा मल्टीप्लायर उतना ही उसका प्रभाव कम पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, टैक्स। टैक्स कैसे, आइए, यदि सरकार उत्पन्न अतिरिक्त आय पर कर लगाती है तो यह उपभोग के लिए उपलब्ध डिस्पोजल आय को कम कर देती है। ठीक है, कर गुणक प्रक्रिया से रिसाव का कार्य करता है। आइए, सिंपल सी बात है यार, आय लगाना आपके लिए कंजम्पशन कम हो जाएगी कहीं ना कहीं, आप कंजम्पशन कहीं ना कहीं आप कम करोगे। सोचोगे यार, जैसे लाइक अभी जीएसटी है, जीएसटी कहाँ पर लग रहा है, कपड़ों पर लग रहा है, खाने पर लग रहा है, फर्नीचर पर लग रहा है, हर जगह आपका जीएसटी लग रहा है। एक फोन खरीदने जाओगे ना, वहां पर भी जीएसटी लग रहा है। समझ में बात, वहां पर भी जीएसटी लग रहा है। तो उस केस में आप क्या करते हो यार, चलो ना यार, मॉल से नहीं कहीं और से लेते हैं, चावड़ी बाजार से कपड़े ले लेते हैं, चांदनी चौक से कपड़े ले लेते हैं, एसएन से कपड़े ले लेते हैं। ठीक है, वहां पर आप मॉल की जगह वहां पर जाना पसंद करो, क्योंकि वहां पर आप बार्गेनिंग कर सकते हो। अरे भैया 300 की नहीं 250 में दे दो ना, अरे भैया दे दो ना, बार्गेनिंग करके आप वहां से ले सकते हो, है ना। आयात, आयात कैसे, यदि अतिरिक्त आय का एक हिस्सा आयाती वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च किया जाता है तो यह घरेलू अर्थव्यवस्था में रिसाव का प्रतिनिधित्व करता है। आयात व्यय गुणक प्रभाव को कम करता है, गुणक को, मल्टीप्लायर को कम करता है आयात। ठीक है, क्योंकि पैसा अर्थव्यवस्था छोड़ रहा है, पैसा क्या कर रहा है, अर्थव्यवस्था छोड़ रहा है। तो भैया आप इस मतलब से समझो कि जहां जहां पैसा अर्थव्यवस्था से छूटा जाएगा या फिर आपसे छूटा जाएगा, वहां पर क्या होगा, क्या होगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, मल्टीप्लायर कम होगा। ये मतलब था इसका मोटा मोटा, सिंपल सी बात। आइए, ठीक है, आइए हाँ, आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, आइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुल उपभोग के निर्धारक क्या है, मतलब टोटल कंजप्शन। टोटल कंजप्शन हम कैसे निकालते, कैसे कैलकुलेट होता है, 100%। बहुत ही ज्यादा वीआईपी क्वेश्चन है आपका, पूछा जरूर जाएगा, क्योंकि इसी के अंदर आता है आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन और टेबल बनाना, टेबल बनाना। ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि देखो इस क्वेश्चन को तो जरूर अटेंड करना। आइए, पढ़ना जरूर इस क्वेश्चन को। चलिए,
क्या बात कर रहे हैं? उपभोग के बारे में, टोटल कंजप्शन के बारे में बात कर लेता है ये। रेखाचित्र की सहायता से रेखीय उपभोग फलन का वर्णन करें। क्वेश्चन में स्पेशली बोल दिया है, तो आपको लिखना कंपलसरी हो गया आपके लिए, मस्ट हो गया आपके लिए, राइट। कुल उपभोग के निर्धारक उन कारणों को संदर्भित करते हैं जो किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं में परिवारों पर किए जाने वाले कुल खर्च को प्रभावित करते हैं, कुल खर्च को प्रभावित करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखो क्या होगा, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल सेविंग, टोटल कंजप्शन और टोटल एक्सपेंडिचर, इन चारों को ही कंसीडर करा जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो पूरा डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट हम समझेंगे। आइए सबसे पहले अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ कि प्रमुख निर्धारक में है, उसकी पहला पॉइंट निकलता है आपकी प्रोज्याय, धन, ब्याज दरें और अपेक्षाएं और सरकारी नीतियां। पहला क्या है? प्रोज्याय, ठीक है। दूसरा क्या है? धन। तीसरा क्या है? ब्याज दरें। चौथा क्या है? उनका अपेक्षाएं। पांचवा क्या है? सरकारी नीतियां। ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। आइए ये इनको क्या करते हैं, टोटल कंजप्शन को निर्धारण करते हैं। कैसे समझिए, सबसे पहले देखते हैं प्रोज्याय के बारे में। प्रोज्याय बोला जाता है करों में कटौती के बाद बची हुई आय है। मींस कैसे भैया? देखो, अरे यार सिंपल सी बात है, समझने वाली बात नहीं है। आप अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है, टैक्स पे करने के बाद मान लो आपकी इनकम 100 है और 100 पे आप 30 रुपए टैक्स दे रहे हो और उसके बाद में जो आपकी इनकम बच रही है 70 रुपए, एंड दैट इज प्रोज्याय। ठीक है, ये होगी आपकी प्रोज्याय। आगे बात करते हैं। जैसे जैसे प्रोज्याय आय बढ़ती है, परिवारों के पास उपभोग के लिए आमतौर पर अधिक धन उपलब्ध होता है। कंफ्यूज हो गए ना कि यार हमारे पास तो 70 बच रही है, अधिक धन कैसे उपभोग हो रहा है? अभी बताएंगे, सो बातें कर लेंगे। यहाँ पर क्या होगा भैया? उपभोग कर सकते हो आप, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ये बात हो रही है, आप यहाँ पर उपभोग जरूर करोगे, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ये ठीक है, समझिए। धन उपलब्ध होता है जिससे कुल खपत का स्तर ऊंचा हो जाता है। भैया आपको पता है यार आपकी इनकम कम है, आपको पता है यार मैं 100 रुपए कमा रहा था यार, 30 रुपए टैक्स दे दिया, अब बचाऊं क्या? कोई बात नहीं, खर्च ही कर लेता हूँ, खा ही लेता हूँ, अपने ऊपर कुछ खा ही लेता हूँ। समझ में आई बात? आई। दूसरा है धन। धन कैसे? धन को समझे, बोला है धन में परिवारों के स्वामित्व वाली कुल संपत्ति शामिल होती है। आपको पता है धन का क्या मतलब होता है? जो आपकी संपत्ति है, जिस पर किसी का अधिकार नहीं है, जिस पर सिर्फ और सिर्फ केवल आप ही का अधिकार है, दैट इज धन। अब इसमें होता क्या है कि जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक, बॉन्ड और बचत, सेविंग्स भी आपका संपत्ति है, आपने अपने जीवन भर की कमाई करी है, उसमें से मान के चलो अगर आप लोग भाई 15 साल आपने सरकारी नौकरी को दिए हैं, 15 साल सरकारी नौकरी को दिए हैं, आपकी 50,000 रुपए की पर मंथ सैलरी है और आपके 1 साल बाद में आपकी सैलरी 1 लाख हो जाती है। अब 1 लाख के बाद में मान के चलता हूँ 14 साल तक, 1 लाख के बाद में आपने 14 साल तक हर महीने अगर आपने 20,000 रुपए की बचत करी है ना, 20,000 रुपए की अगर आप अपने बैंक में डालते हो, फिर एफडी करवाते हो, कुछ भी करवाते हो, हर महीने की 20,000 रुपए अगर आपने दूसरे सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो, तो महीने के कितने, साल के कितने हुए सोचो, और 14 साल के कितने हुए कैलकुलेट कर लो। तो सेविंग करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सेविंग हमारे लिए ना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फ्यूचर के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फ्यूचर के लिए। तो सेविंग अभी से किया करो, 10 रुपए हो, 5 रुपए हो, 100 रुपए हो, सेविंग करना सीखो मेरी तरह। आइए, हाँ, धन में परिवर्तन उपभोग को प्रभावित कर सकता है। धन में वृद्धि अक्सर अधिक खपत की ओर ले जाती है। अब आपको पता है यार मेरे पास तो और पैसा है, क्यों ना मैं क्लब जाऊं, क्यों ना मैं पार्टियां करूं,
क्यों ना मैं घूमने जाऊं, जरूरी नहीं आप कुछ खाने को ही कंजप्शन कहते हैं, नहीं, किसी की सर्विस ले रहे हो, कोई कपड़ा पहन रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, ये सारी चीजें, ये पूरा सर्कल कंजप्शन कहलाता है, खाने को ही कंजप्शन नहीं बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना आप लोग। आइए, ब्याज दरें, अगला है आपका ब्याज दरें। ब्याज दरें कैसे इंपॉर्टेंट है यार, आपको पता है, अगर आपने बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया है और बैंक वालों ने ब्याज बढ़ा दिया, आपको ब्याज अधिक दे रहे हैं, तो आपके पास में इनकम अधिक नहीं आई, इनकम अधिक आई, सिंपल सी बात है। तो आप क्या करोगे, वहाँ पर कंजप्शन ज़्यादा करोगे, ज़्यादा घूमोगे, ज़्यादा फिरोगे, कुछ माल खरीदोगे, कोई अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो आप चाहो तो, है ना। उम्मीद है कि क्या मतलब है, उम्मीद ये मतलब होती है कि भैया आप लोग सोचोगे कि यार आज तो मैं सरकारी नौकरी लग गया, अब मैं 30,000 की नौकरी लग गया, चलो यार अब मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहाँ पर लोन भी ले सकता हूँ और कंजप्शन ठीक ठाक, अपना कंजप्शन मतलब गुजारा ऐसे हो जाएगा कि भैया मुझे टेंशन नहीं रहेगी, मैं टेंशन फ्री रहूंगा, बिल्कुल हष्ट पुष्ट, बिल्कुल मोटा रहूंगा। लेकिन वो उम्मीद करता है, अपेक्षा है क्या, वो अपेक्षा करता है यार मैं सरकारी ऑफिसर हूं, कम से कम साला तीन, कम से कम यार 3 साल बाद तो मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, मेरा प्रमोशन हो जाएगा। वो तो ये सोचेगा सोचेगा यार प्रमोशन हो जाएगा और 50,000 सैलरी हो जाएगी, 20,000 से बढ़कर 20,000 सैलरी बढ़ जाएगी। जो 30,000 रुपये में वो कंजप्शन कर रहा था, वो 50,000 रुपये में ज्यादा कंजप्शन करेगा, क्योंकि वो अनुमान लगाता है कि यार भविष्य में मेरी इतनी आय हो जाएगी, मैं इतना कंजप्शन करूंगा, मैं वहां घूमने जाऊंगा, मैं गोवा जाऊंगा, मैं मनाली जाऊंगा। ये सब कंजप्शन का पार्ट होता है, ध्यान रखना। आइए, अगला क्या है आपकी सरकारी नीतियां। यार मैं आपको शुरू से पढ़ाता आ रहा हूं कि आप अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हो और अर्थव्यवस्था के अंदर सरकारी नीतियां हस्तक्षेप ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सरकारी नीतियां इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है आपकी आय को बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए। कैसे पढ़ते हैं, कहा है सरकारी नीतियां, हाँ, सरकारी स्थानांतरण भुगतान और सामाजिक कार्यक्रम। आइए, वे नीतियां जो स्थानांतरण भुगतान प्रदान करती है, जैसे बेरोजगारी लाभ, ठीक है, यह सामाजिक कल्याण कार्यक्रम पर्याय को प्रभावित कर सकती है ना, और परिणाम स्वरूप खपत को प्रभावित करती है। भाई आप बेरोजगार हो, सरकारी नीतियों ने क्या किया, आप भाई कंजप्शन नहीं कर पा रहे, क्यों, क्योंकि आप बेरोजगार हो, सरकार ने क्या किया, चलो यार रोजगार प्रोवाइड कर देते हैं लोगों को, रोजगार दे दिया लोगों को, उन्होंने रोजगार दे दिया, किसने, सरकार ने। तो वहां पर क्या हुआ, आपका उपभोग परिवर्तन, मतलब उपभोग प्रभावित हुआ नहीं हुआ, अरे डेफिनेटली हुआ यार, कैसी बात कर दी। आइए, कंजप्शन फंक्शन की फॉर्मूला प्लस ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन प्लस न्यूमेरिकल वैल्यूज देख लेते हैं। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना कि 0, 80, वो यही था, बस बताना कुछ और ज्यादा था। कंजप्शन फंक्शन होता है a प्लस बी इंटू डी, ठीक है, a प्लस बी इंटू डी। यहां पर सी कंजप्शन है आपका, ठीक है, ए इंटरसेप्ट है जो स्वयं उपभोग को दिखाता है, यानी सेल्फ कंजप्शन को दिखाता है, कौन, ए, और जो बी है, बी उपभोग करने की सीमांत प्रवृत्ति को दिखाता है। यस, कैसे, कि भैया अगर आप लोग मल्टीप्लायर में अगर आप लोग ऐसा देख लो कि 1/1 माइनस बी, तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, बी का मतलब क्या होता है, एमपीसी, मार्जिनल प्रोपोर्शनिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ही बी को कंसीडर करती है, तो यहाँ पर ये बी को कंसीडर कर रही है और डी तो हमारी इनकम को कंसीडर कर रही है। आइए, अब देखिए मैं यहाँ पर बनाता हूं एक क्या बढ़िया सा टेबल, बढ़िया सी टेबल, और इसको समझते हैं। मैंने यहाँ पर लिया आपका C मीन्स कंजप्शन, Y मीन्स इनकम। इकोनॉमिक्स के अंदर Y को हम इनकम से डिनोट करते हैं, C को हम कंजप्शन से डिनोट करते हैं। इनकम है आपकी 0, आप फिर भी 80 का उपभोग कर रहे हो, कर्जा वर्जा लेके आप कुछ भी कर रहे हो, मान के चल लेते हैं, ठीक है, इनकम बढ़ी,
इनकम बढ़ी 100 होगी, आपने थोड़ा सा कंजप्शन भी बढ़ा दिया कि भाई ठीक है 100 रुपये अगर हम कर्जा ले लेंगे कि मतलब 100 रुपये तो हम कमाए रहे, 40 रुपये किसी से कर्जा ले लेंगे लेकिन हम कंजप्शन तो करेंगे, इतना तो हम कर ही सकते हैं। फिर एक टाइम ऐसा हुआ कि 200 की इनकम आई, उसने सोचा यार 40 रुपये कर्जा भी ले रहे थे, 100 में अच्छा खासा खा भी रहे थे, नहीं अब 200 आ रही है, 200 के 200 खाएंगे हम। तो क्या करेंगे, 200 के 200 खाएंगे। यहां पर क्या हुआ, इक्विलिब्रियम हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं ना तो ये जो आपका पॉइंट है ना, दिस पॉइंट इज इक्विलिब्रियम, ठीक है। बट इनकम बढ़ी 300 होगी, इनकम बढ़ी 400 होगी, इनकम बढ़ी 500 होगी। उसी टाइम यहां पर आप क्या करोगे, कंजप्शन कम कर दोगे। अब आप कंजप्शन कम करोगे, अब आप कंजप्शन कम करोगे, अब आप कंजप्शन कम करोगे, क्योंकि ये जो यहाँ पर 40 रुपए, ये 40 रुपए और ये 60 रुपए, 40 40 40, ये टोटल 140 रुपए यहाँ पर बच रहे हैं ना आपके, ये आपकी सेविंग को दिखा रहे हैं कि अब आप लोगों ने यहाँ पर चालू बन गए, अब आप लोग यहाँ पर सेविंग करना आप लोगों ने स्टार्ट कर दी है। सिंपल सी बात समझ में आइए, ये तो हुआ आपका क्या, टेबल बना दी। अब सीधा इसी टेबल के नीचे आपको ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन को करना कैसे मैं आपको समझा रहा हूं, आइए समझते हैं। अब आपको भैया ग्राफ बनाना है, यहां पर आइए ग्राफ बनाते हैं। बन गया ग्राफ, दिख रहा है आपको। देखिए यहां से जो 45 डिग्री का एंगल से जाएगी ये लाइन, ये लाइन जो 45 डिग्री के एंगल में से जाएगी, ये आपकी इनकम होगी, ये इनकम को डिनोट करेगी और ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये आपको पॉइंट टू पॉइंट, 2 3 4 पॉइंट ऐसे करके आपको ग्राफ को डिफाइन करना है, जिसके अंदर आपको बतानी होगी कि इनकम हमारे जीरो लेवल से शुरू होकर अपने अंतिम लेवल तक पहुंचती है और 45 डिग्री का कोण बनाते हुए जाती है, ये आपको बतानी है। तब जाकर एग्जाम पर अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। सिंपल सी बात, चलिए देखते हैं आइए। अब देखिए यहां से, इसको ब्लैक से बनाता हूं मैं, यहां से एक लाइन जा रही है आपकी कंजप्शन, ये लाइन आपने क्या दिखाई यहां पर, कंजप्शन दिखाई, ठीक है। और जो ये पॉइंट बन रहा है यहां पर, ये लाइन आ रही है आगे, ये पॉइंट बना, ये लाइन आ गई, एंड ये कहती है हमारी, इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। अब ये पॉइंट कैसे बना है आप लोग देखो, मैंने आपको टेबल में क्या बताया था कि 200 रुपए की इनकम है और 200 ही रुपए आप कंजप्शन कर रहे हो, 200 ही रुपए आप कंजप्शन कर रहे हो, वहां पर क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम हो रहा है। और यही पॉइंट होता है ब्रेक इवन, ब्रेक इवन पॉइंट, यही क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट, और यही पॉइंट है आपका क्या, ब्रेक इवन पॉइंट। लिखना है आपको, ध्यान रखना, ब्रेक इवन पॉइंट, ये आपने लिखा, और यहां पर ही आप एरो करके दिखाओगे कि भैया जो हमारी कंजप्शन है वो इक्वल टू है सेविंग के, ठीक है। कंजप्शन, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सेविंग, इनकम 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 है ना, इनकम उतनी उतनी हमारी कंजप्शन, ये आपको यहां पर बता दी, कुछ नहीं करा, बस ये आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये आपको ग्राफ बनाना है और कुछ भी आप इनके पॉइंट के नाम दे सकते हो, एन एम, और इस वाले जो एरिया को, इस पोर्शन को आपको शेड कर देना बस, ये आपका फंक्शन तैयार है, ये कंजप्शन फंक्शन होता है। तो दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, अब आप लोगों का लेक्चर हुआ कंप्लीट। इस लेक्चर के अंदर मैंने 4 क्वेश्चन बताए। इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाकर उसको ज्वाइन करना। जैसे ही ज्वाइन करोगे, कमेंट पिन किया हुआ है मैंने, क्या किया हुआ है, पिन किया हुआ है, और पिन में मैंने क्या दिया हुआ है, ये PDF नोट दिए हुए हैं, उसके लिए आपको पे करना होगा। मैं खुद पहले डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ कि पे करना होगा, ठीक है। तो आप जाइए, पे करिए, PDF डाउनलोड कीजिए और आप इसे पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 5 तारीख को आपका पेपर है। गुड लक।